स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड हमने आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के बाद सिख संप्रदाय पे पूरी बातचीत किया था। आज जिस मुद्दे पे हम लोग क्लास का संचालन करेंगे वो मुद्दा हमारा है मराठों का उत्कर्ष। मराठों के उत्कर्ष में सबसे ज्यादा भूमिका निभाने का जो काम करते हैं वो करते हैं शिवाजी। यानी कि मेन जो हम लोगों का टॉपिक चलने वाला है वो शिवाजी से रिलेटेड सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। शिवाजी से संबंधित जो बातें होंगी इसको मैं 3 पार्ट की वीडियो लेकर के आऊंगा, 3 भाग में करके इसको बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि जो मराठों का उत्कर्ष हुआ, ये मराठों के उत्कर्ष के पीछे कारण क्या था। शिवाजी जो मराठों में सबसे प्रमुख नेतृत्व करने वाले थे, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। जीवन परिचय के इस संबंध में शिवाजी बीजापुर मुगलों से और पुरंदर की संधि, आगरा यात्रा जैसे गतिविधियों से गुजर रहे हैं और उसके बाद जाकर के वो राज्याभिषेक अपना करवाएंगे। ये बात मैं पार्ट 1 में देंगे। पार्ट 2 की क्लास में मैं आऊंगा तो वहां मैं आपको बताने वाला हूँ शिवाजी के कार्य, उपलब्धि और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। और पार्ट 3 के वीडियो में स्पेशल हम बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी जब अयोग्य हो जाते हैं तो मराठा साम्राज्य कैसे पेशवाओं के अधीन हो जाता है। तो हम पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य से रिलेटेड सारी बात मैं आपको पार्ट 3 की वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और हम ऐसे ही पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता हूँ। हम चलते सीधे अपनी टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो है मराठों का उत्कर्ष। मराठों के उत्कर्ष को अगर देखा जाए तो मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या थे, इस पे अगर बात किया जाए तो दो बात इसके बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि मराठों के उत्कर्ष जो हो रहे हैं उसके पीछे के जिम्मेदार कारकों में इतिहासकारों के अनुसार ये बताया जाता है कि मराठा जिस क्षेत्र में रहने वाले थे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र था और महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी वो मराठाओं के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का मतलब ये वहां नदी, पहाड़ी, झील ऐसे तमाम सारे डाइवर्सिटी दिखाई देते हैं, उच्चावच दिखाई देते हैं और उन विविधताएं जो थी वो मराठों के उत्कर्ष के पीछे एक बड़ी कारण के रूप में दिखाई देती। साथ ही साथ वहां के जो लोग थे वो जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने की वजह से काफी स्वस्थ थे और साथ ही साथ वो काफी बलिष्ठ थे, बलवान टाइप के थे और स्वस्थ और बलिष्ठ होने के नाते ही उनके अंदर जुझारू व्यक्तित्व था, यानी कि जुझारूपन उनके अंदर बहुत भरा हुआ था जो मराठों के उत्कर्ष होने में बहुत बड़ा कारण बताया जाता है। इसके अलावा तीसरा कारण के रूप में अगर देखा जाए तो मराठा जो थे वो गुरिल्ला युद्ध नीति का पालन करते थे। गुरिल्ला युद्ध बोले तो मतलब छापामार युद्ध करते थे। दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर लेते थे जंगलों में छिप करके और जैसे दुश्मन की सेना को पाते थे तो छिपे रहते थे वो पहले जंगल में ही, एकाएक चारों ओर से घेर करके वो हमला बोल देते थे। दुश्मन जो होता था वो कंफ्यूज तो हो ही जाएगा कि किधर से वार करे। इस नीति का प्रयोग करके मराठा जो शासक थे, मराठाओं की जो सेना थी वो काफी ज्यादा मराठों के उत्कर्ष के पीछे एक जिम्मेदारी का निर्वहन की है। इस प्रकार देखा जाए तो मराठों के उत्कर्ष में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और लोगों के अंदर जो जुझारू व्यक्तित्व का होना था, साथ ही साथ गुरिल्ला युद्ध नीति थी। मराठों के उत्कर्ष को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो नेतृत्व करने वाला, जो इसमें नायक के रूप में दिखाई देता है वो व्यक्ति दिखाई देते हैं शिवाजी, जिनका जन्म 1627 में होता है और मृत्यु 1680 में, यानी कि 1627 से लेकर के 1680 के इतिहास को हम लोगों को समझना है। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था सिवनेर में, पूना में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनका जन्म हो रहा है।
सिवनेर नामक जगह पे इनका जन्म बताया जाता है। इनके पिताजी जो थे उनका नाम शाहजी भोसले बताया जाता है और इनकी जो माता थी वो जीजाबाई थी। इसके अलावा एक और यहाँ बात लिखना, शाहजी भोसले जो थे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख लीजिएगा। वो शाहजी भोसले जो थे वो दूसरा जो विवाह किए थे वो तूकाबाई के साथ किए थे। अपना सबसे ज्यादा समय जो व्यतीत करते थे वो तूकाबाई के साथ ही व्यतीत करते थे, जीजाबाई के साथ व्यतीत नहीं करते थे। यही कारण है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वो पिता का नहीं पड़ा है बल्कि माता का पड़ा है, क्योंकि शिवाजी के पिता जो थे वो तूकाबाई पर बहुत ज्यादा उनके पास अपने समय को व्यतीत करना जरूरी समझते थे। जीजाबाई को बहुत ज्यादा समय वो नहीं दे पाते थे और जीजाबाई के ही गर्भ से शिवाजी पैदा हुए थे। यही कारण है कि माता का प्रभाव शिवाजी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि इनके गुरु और संरक्षक के रूप में जो थे वो दादाजी कोंडदेव थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर के शिवाजी अपने आप को पूरी दक्षता को संपन्न किया। अध्यात्म के क्षेत्रों में देखा जाए तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास बताए जाते हैं, जो रामदास धरकरी संप्रदाय से ताल्लुकात रखते थे। इनसे प्रभावित होकर के शिवाजी बहुत ज्यादा धर्म से संबंधित नियमों में वो प्रभावित हो जाते हैं। शिवाजी के अंदर उदारता भरी अगर जिज्ञासा को पैदा करने की किसी ने कोशिश किया था तो उनके गुरु रामदास बताए जाते हैं। आगे चल करके 1640 के आसपास बताया जाता है शिवाजी साईबाई निम्बालकर के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, यानी कि साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी बताई जाती। शिवाजी एक और महिला के साथ शादी किए थे, दूसरी जो इनकी पत्नी थी वो पुतलाबाई बताई जाती हैं। शिवाजी के मर जाने के बाद कहा जाता है कि इन्होंने सती प्रथा का पालन किया था। ये बात आपको याद रखना है, सती प्रथा का पालन कौन की थी? वो पुतलाबाई सती प्रथा का पालन की थी। यहाँ तक की बात तो इनकी पारिवारिक जीवन से समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं शिवाजी को लेकर के उनके राजत्व की तरफ अग्रसित कराते हैं। मैंने बताया कि अभी शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोसले जो थे वो आगे चल करके क्या होते हैं, वो पूना के जागीरदार थे। पूना की जागीरदारी जो थी वो शिवाजी के हवाले सौंप देते हैं और शिवाजी को सौंप करके वो सीधे चले जाते हैं बीजापुर के शासक के यहाँ और वहीं जाकर के वो नौकरी धारण कर लेते हैं। यानी कि शिवाजी को पूना की जागीर जो थी वो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले शिवाजी को न्यौछावर करके स्वयं बीजापुर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। और कहा जाता है कि जब शिवाजी पूना के क्षेत्रों पे अपनी जागीरदारी ले लिए तो जीवन में पहली बार वो उस क्षेत्र के जो मावल प्रदेश था उसको अपने जिंदगी का पहला कर्म स्थली उन्होंने बनाया था। इसलिए शिवाजी अपने जीवन की जो बुनियादी का शुरुआत कर रहे हैं, जो वो उन्होंने जो राजत्व के क्षेत्रों में जो अपना वो शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं मावल प्रदेश से। वो उनके जीवन की कर्म स्थली बताई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो 1643 के आसपास बताया जाता है शिवाजी इस मावल प्रदेश पे जब वो मावल प्रदेश को अपनी कर्मस्थली बना लेते हैं तो 1643 के आसपास वो बीजापुर के सिंहगढ़ किला को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। सिंहगढ़ किला जीतने के बाद 1643 के बाद 1646 में शिवाजी सीधे बीजापुर के तोरण नामक किले पे अभियान करते हैं और तोरण नामक किले को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तोरण किले को जीतने के बाद शिवाजी इस तोरण किले के ही बगल में कुछ दूरी पर उन्होंने रायगढ़ नामक एक नवीन किले का निर्माण करवाते हैं। आगे चल के इसी रायगढ़ को शिवाजी अपना राजधानी भी घोषित करेंगे, जो रायगढ़ तोरण किले के कुछ दूर पर स्थित था और तोरण किले को शिवाजी ने 1646 में जीता था। रायगढ़ को कहा जाता है कि शिवाजी एक नवीन किले के रूप में रायगढ़ नामक एक नवीन किले का वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, किले का निर्माण करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो 1648 में कहा जाता है शिवाजी सीधे पुरंदर के किले को जीत लेते हैं, लेकिन पुरंदर के किले को युद्ध के माध्यम से कहीं ज्यादा उन्होंने छल का प्रयोग किया था और छल के प्रयोग के माध्यम से वो पुरंदर के किले को जीत लेते हैं। इतनी ज्यादा जब शिवाजी की ताबड़तोड़ अभियान चल रहे हैं मावल प्रदेश के बाद 1643 के बीजापुर सिंहगढ़ किला, 1646 में तोरण किला, साथ ही साथ 1648 में पुरंदर किला जब जीत लेते हैं
तो शिवाजी की इतनी ज्यादा गतिविधियां इतना ज्यादा विस्तारित हो गई कि बीजापुर के शासक जो था उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो चुका था। यही कारण है कि बीजापुर के यहाँ तो शिवाजी के पिताजी स्वयं नौकरी ही कर रहे थे। बीजापुर के शासक ने शिवाजी के इस प्रभावशाली नीति को देख करके काफी तंग आ गया। इसीलिए बीजापुर के शासक ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को अपने गिरफ्त में ले लेता है और गिरफ्त में लेकर के शिवाजी को मजबूर कर देता है इस बात को मानने के लिए कि शिवाजी किसी भी प्रकार के अब आक्रमण या अभियान या अपनी दमनकारी नीति का प्रयोग नहीं करेंगे। पिता के अरेस्ट हो जाने के वजह से शिवाजी मजबूर होकर के 1648 से लेकर के 1655 तक अपनी सारी गतिविधियां को उन्होंने रोक दिया। 1655 में तक उन्होंने अपनी गतिविधि को रोका था। 1656 में फिर शिवाजी देखते हैं जावली नामक किले को तुरंत वो जीत लेते हैं और जैसे जावली किले को जीतते हैं तो इसी समय कहा जाता है 1656 में ही रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित कर देते हैं और राजधानी को लेकर के उन्होंने 1656 में बारामती, तिकोना, लाहौगढ़ जैसे तमाम सारे समृद्धशाली किले को ताबड़तोड़ जीतते वो चले गए। अब इतनी सारी किलाओं को वो जीतते हुए शिवाजी कहा जाता है कि तमाम सारे युद्ध करते गए और हर युद्धों में लगभग वो पारंगत ही साबित होते चले गए। जिस समय शिवाजी एक घटना घटित हो रहा था उसी समय के आसपास कुछ दिनों की बात है, दक्षिण के क्षेत्रों में जब शिवाजी अपना उत्थान कर रहे थे तो दक्षिण के क्षेत्रों में एक समृद्धशाली शासक बीजापुर का शासक आदिल शाह भी बैठा था और दक्षिण के क्षेत्रों में ही औरंगजेब भी सूबेदारी का रूप धारण किया था। औरंगजेब भी उसी शासन काल के समय दिखाई देता। तो औरंगजेब जो था वो बीजापुर के शासक पे युद्ध किया। जिस समय शिवाजी 1643, 46 और 48, 56 में ये अपनी गतिविधि को बढ़ा रहे थे, उसी समय 1659 के आसपास औरंगजेब जो था वो सीधे बीजापुर के शासक के खिलाफ युद्ध करता। 1656 के ही आसपास की ये घटना घटित हो रही है जिस समय शिवाजी ताबड़तोड़ अभियान कर रहे थे। जब औरंगजेब बीजापुर के शासक के खिलाफ हमला करता है तो बीजापुर के शासक शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके शिवाजी से मदद मांगते हैं और शिवाजी बीजापुर के शासक को मदद देने के लिए चले जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझेंगे कि शिवाजी जो थे वो इनडायरेक्ट रूप से मुगलों से लड़ने चले गए, क्योंकि मुगल जो थे औरंगजेब वो बीजापुर के शासक से लड़ाई छेड़ दिए थे और बीजापुर के शासक जो थे वो शिवाजी से मदद मांग करके शिवाजी को अपनी सेना में भर्ती कर लिए और शिवाजी के नेतृत्व में औरंगजेब से लड़ाई शुरू किए थे। यानी कि पहली बार देखा जाए 1657 के आसपास शिवाजी का पहली मुलाकात जो हुआ था और प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं वो हुआ था मुगलों से। और मुगलों से जैसे युद्ध हुआ तो बीजापुर के शासक को काफी ज्यादा राहत मिला, क्योंकि बीजापुर के शासक का साथ देने वाला कौन चला गया, सीधे शिवाजी चले गए। मुगलों को पूरा झकझोर के शिवाजी ने रख दिया था। जब शिवाजी बीजापुर के शासक को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से बचा देते हैं तो बीजापुर का जो शासक था आदिल शाह, वो मक्कार किस्म का शासक था, वो आदिल शाह अब सीधे शिवाजी के खिलाफ युद्ध जारी कर दिया। जो शिवाजी बीजापुर के शासक की जान बचा रहे हैं वही बीजापुर का शासक अपनी जान को बचा करके बचाने वाले आदमी के ही खिलाफ अभियान जारी कर देता। यानी कि 1659 की घटना क्या घट रही है, 1659 में शिवाजी और बीजापुर के शासक के बीच संग्राम चलेगा। बीजापुर का जो शासक था वो आदिल शाह बताया जाता है और इस आदिल शाह का जो योग्य सेनापति बताया जाता है वो अफजल खां था। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने के लिए। वो शिवाजी औरंगजेब जब बीजापुर के शासक को मार रहा है तो वही शिवाजी जाके बीजापुर के शासक को बचा रहे हैं। अब वही बीजापुर का शासक शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने की षड्यंत्र रच रहा है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इंसानियत को ही घोल के वो क्या कर रहा है, पी जा रहा है। फिर भी शिवाजी इससे पूरी तौर तरीके से युद्ध करते हैं। कहा जाता है कि जो बीजापुर का शासक आदिल शाह था जिसका योग्य सेनापति अफजल खां बताया जाता है, इस अफजल खां को शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने के लिए जब भेजते हैं तो अफजल खां को ये बात पता था कि शिवाजी कोई मामूली सा आदमी है नहीं, इसलिए अफजल खां स्वयं नहीं जाता है।
बल्कि अफजल खां अपने एक दूत को भेजता है और इसका दूत था कृष्ण जी भास्कर। ये कृष्ण जी भास्कर 1659 में जाता है, शिवाजी से पंगा ले लेता है और शिवाजी इसको परास्त कर देते हैं और इसको परास्त करने के बाद इसको अपने कैद में कर लेते हैं। कैद में करके बीजापुर के शासक या जितने सारे शिवाजी के दुश्मन थे उन सारी गुप्त बातों को इस कृष्ण जी भास्कर के माध्यम से शिवाजी जान लेते हैं। और जानने के बाद कृष्ण जी भास्कर कहा जाता है कि शिवाजी को खुद मारने का जब षड्यंत्र रच रहा था तो शिवाजी ने कृष्ण जी भास्कर को ही क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। बीजापुर का जो शासक आदिल शाह था, शिवाजी की इतनी बड़ी तड़ातोड़ उपलब्धि को देख के वो डर जाता है। वो मजबूर होकर के शिवाजी को कहता है कि आप एक महान शासक हैं, आपसे युद्ध करने भर की ताकत हमारे अंदर नहीं है। जब शिवाजी को मान लेता है कि एक महान शासक है तो शिवाजी अपनी उदारता का प्रयोग करके बीजापुर के शासक के ऊपर इंसानियत दिखाते हुए क्या किए, पन्हाड़ा और चाकाल का जो किला था वो बीजापुर के शासक को दे देते हैं कि जाओ तुम राजा हो, अपनी राजत्व का संचालन करते रहो। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो शिवाजी और बीजापुर के बीच हुए युद्ध में बीजापुर के शासक खुद अधीनता को स्वीकार कर लेता। अब पंगा चलेगी 1659 के बाद 1660 में शिवाजी के साथ मुगलों से पंगा होगा, क्योंकि मुगल जब बीजापुर के शासक से युद्ध कर रहे थे तो शिवाजी बीच में जाके टपक गए थे। तो मुगलों का तो हुए ना दुश्मन शिवाजी, इसलिए मुगलों ने शिवाजी के साथ अब युद्ध किया। वो घटना घटित हो रहा है 1660 का। 1660 में कहा जाता है 1660 में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण में भेज दिया, सूबेदार का पद बना दे करके उनको दक्षिण में भेज देता है। और ये शाइस्ता खां जब दक्षिण में जाते हैं तो पूरी कई जगह ये ट्रेलर के रूप में कई जगह युद्ध करते हैं, अपना ट्रेलर दिखाते रहते हैं शिवाजी को डराने के लिए। और कई सारे क्षेत्र को शाइस्ता खां छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत भी लेता है। जब छोटे छोटे क्षेत्रों को शाइस्ता खां जीत लेता है तो उसको लगा कि शिवाजी को जीतना मेरे लिए आसान है। 1660 में वो जा रहा है और 1660 में जाके कई छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत करके शिवाजी को ये साबित कराना चाह रहा है कि हम बहुत ताकतवर किस्म के राजा हैं या बहुत ताकतवर किस्म के सेनापति हैं, ताकि शिवाजी डर जाएं। और वो 1660 से 1663 तक कई छोटे छोटे युद्ध शाइस्ता खां जब कर लेता है, जीत लेता है, तो 1663 में चलता है सीधे शिवाजी से पंगा लेने के लिए। और जब शिवाजी से शाइस्ता खां का पंगा होता है, यानी कि औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच जब 1663 में युद्ध होती है तो शिवाजी शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरह से पराजित किए और कहा जाता है कि युद्ध स्थल से ये कायरों की तरह भाग गया अपनी जान को बचा करके, वरना ये भी अपनी मौत को ये भी स्वीकार कर लिया होता। यानी कि शिवाजी ने क्या किया, शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरह से पराजित किए और शाइस्ता खां अपनी जान बचा करके किसी तरह निकल गया। औरंगजेब को ऐसा महसूस हुआ कि शिवाजी जैसे व्यक्ति से पंगा लेने के लिए कोई कूटनीतिज्ञ व्यक्ति को भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकत के बल पे शिवाजी को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। जहां बल काम नहीं करता वहां बुद्धि का प्रयोग कर रहा है औरंगजेब, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से सफलता उसको हासिल नहीं होती है। कहा जाता है कि 1663 में जैसे शाइस्ता खां पराजित हो जाता है तो औरंगजेब भेजता है 1665 में जय सिंह को भेजता है और ये आते हैं शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। शिवाजी के साथ जय सिंह अपनी कूटनीतिक चाल का ऐसा प्रयोग करता है कि शिवाजी के साथ वो पुरंदर की संधि 1665 में कर लेता और इस संधि में शिवाजी ने अपने 23 किलाओं को मुगलों को दे दिया और साथ ही साथ शिवाजी ने यह भी कहा कि हम औरंगजेब के समक्ष उसके दरबार में उपस्थित होंगे, क्योंकि जय सिंह ने ऐसा कुछ पुरंदर की संधि में समझौता में कहवाया था। शिवाजी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, शिवाजी पुरंदर की संधि कर लेते हैं 1665 में, अपने 23 किला को दे भी देते हैं, मुगलों के हवाले कर देते हैं और साथ ही साथ वो औरंगजेब के समक्ष यात्रा भी करते हैं, यानी कि आगरा का वो यात्रा भी करते हैं। आगरा का यात्रा जो शिवाजी किए थे वो 1666 में किए थे, 1665 में समझौता हुआ, 66 में शिवाजी आगरा का यात्रा करते हैं।
जब शिवाजी आगरा का यात्रा कर रहे थे तो अपने पुत्र संभाजी को साथ लेकर के गए थे और साथ ही साथ 4000 लगभग 4000 मराठा सेनाओं के साथ शिवाजी आगरा के दरबार में जाते हैं, औरंगजेब के समक्ष उपस्थित होते हैं। औरंगजेब जैसा एक कट्टर मुसलमान जो विश्वासघाती रूप से शिवाजी के सामने पेश आता, कहा जाता है कि जब औरंगजेब के समक्ष शिवाजी अपनी उपस्थिति को देते हैं तो औरंगजेब आगरा के भरी दरबार में शिवाजी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता है, उनको सम्मान नहीं देता है और सम्मान न पाने के वजह से शिवाजी औरंगजेब को भरी समाज में विश्वासघाती कह के पुकारे थे। यानी कि औरंगजेब को शिवाजी ने विश्वासघाती से संबोधित किया और जैसे विश्वासघाती और कई ऐसे बातों के से लेकर के जब औरंगजेब को मजबूर और जलील करते चले गए शिवाजी, तो औरंगजेब इस बात से नाराज हो जाता है और शिवाजी के साथ साथ उनके पुत्र को आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा देता और कैदी जिंदगी को लेकर के कुछ ही दिनों के बाद 1666 में शिवाजी जयपुर भवन से क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं। जयपुर भवन से ये फरार हो जाते हैं और कहा जाता है कि जयपुर भवन से शिवाजी फरार जब हो जाते हैं 1666 में, तो 1669 में मुगलों को खुली चुनौती देते हैं युद्ध के लिए और मुगलों से युद्ध करते हैं, जो सलाहार के युद्ध 1669 के नाम से इतिहास में काफी चर्चित है। इस सलाहार का जो युद्ध हुआ था ये आखिरी युद्ध हो रहा है जो अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये मुगलों और मराठों के बीच आखिरी युद्ध चला था, सलाहार का युद्ध 1669 में। इसमें शिवाजी जो थे वो मुगलों को पराजित कर देते हैं और मुगलों को पराजित करने के बाद 1669 में शिवाजी जो पुरंदर की संधि करके औरंगजेब की बात को माने थे, वो 1670 में जाके पुरंदर की संधि को तोड़ देते हैं और जो 23 किला उन्होंने गिफ्ट किया था उन 23 किलाओं को वो जीत भी लेते हैं और साथ ही साथ सूरत के ऊपर भी अभियान करके 1670 में ही सूरत को भी दोबारा जीत लेते हैं। यानी शिवाजी एक भयंकर तरह से मुगलों के समक्ष देखा जाए तो काल की तरह चारों ओर से घेर चुके थे, मुगलों को मजबूर कर दिए थे। और 1670 में पुरंदर की संधि तोड़ने के बाद 1674 में जाके शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। यानी कि 1627 का पैदा हुआ वो मासूम नवनिहाल 1674 में जाकर के भारत की धरती पे एक बड़ी ताकतवर शक्ति को सामना करते हुए स्वयं को बादशाह घोषित कर दिए 1674 में। 1674 में कहा जाता है शिवाजी रायगढ़ में कहा जाता है अपना राज्याभिषेक करवाए और जब राज्याभिषेक करवाए थे तो काशी के ही प्रसिद्ध एक विद्वान थे विश्वेश्वर गंगा भट्ट, उनका नाम बताया जाता है। इन्हीं के माध्यम से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के समय शिवाजी जो उपाधि धारण की है वो छत्रपति का उपाधि धारण की है, हैदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की है और साथ ही साथ गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि को धारण करते हैं। इन उपाधियों को धारण करके शिवाजी गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पे जैसे बैठते हैं तो गद्दी पे बैठने के 12 दिन के बाद ही 12वें दिन ही इनकी माता जो थी जीजाबाई, उन जीजाबाई की मृत्यु हो जाता है। जैसे जीजाबाई की मृत्यु होता है, इनकी माता की मृत्यु होती है, तो माँ की मृत्यु के बाद ही अपने गद्दी पे बैठना अशुभ समझ लेते हैं। इसीलिए पूरी तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके इन्होंने अपना दोबारा राजगद्दी पे बैठने के लिए राज्याभिषेक करवाए, क्योंकि इनका मानना था कि शायद हमारे राजा बनने के लिए जो नियम और कानून चले थे उसमें कोई समस्याएं आ गई थी, इसीलिए मेरी माँ की देहावसान हो गई, ऐसा वो समझ रहे थे। क्योंकि धर्म के मानने वाले वो व्यक्ति थे और धर्म से प्रभावित हो भी क्यों नहीं, धरकरी संप्रदाय से आने वाले गुरु रामदास उनके आध्यात्मिक जब गुरु ही थे। तो कहा जाता है कि राज्याभिषेक के 12वें दिन जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो दोबारा ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और गद्दी पे बैठने के बाद अपने जिंदगी का आखिरी अभियान जो किए थे वो 1676 में कर्नाटक के क्षेत्र को जीते थे। 1680 तक जाते जाते इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी 1674 से 80 साल, ज्यादा दिन नहीं, मात्र 5-6 साल तक ये शासन व्यवस्था की बागडोर को संचालित करते हैं।
इतिहासकार जादूनाथ सरकार शिवाजी को एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, साथ ही साथ एक राष्ट्र निर्माता के रूप में इनको सुशोभित करता है। इतनी सारी जो मैंने बातें बताया, ये शिवाजी के संबंधित इनकी जीवन परिचय और इनको मैं गद्दी पे बैठाया हूँ। अब शिवाजी गद्दी पे बैठ के बहुत सारे काम करेंगे, तो शिवाजी के उपलब्धि कार्य उनके जितने सारे थे या उनके अष्ट प्रधान जो थे, जहां 8 मंत्रियों का गिरोह आएगा, वो सारी बातें हम लोग, और साथ ही साथ शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में हम इसके बाद की क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपसे बातचीत करेंगे। और तीसरी क्लास जो लेकर के मैं आऊंगा, उसमें उत्तराधिकारियों के बाद मराठा जो शासन था वो पेशवाओं के अधीन हो जाता है, तो हम पेशवाओं के बारे में तीसरी क्लास में बातचीत करेंगे। इतनी सारी बातों को चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इन सारे मुद्दों को आप नोटबुक बनाते चलिएगा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज कंटेंट जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे निर्धारित किए गए। तो इन सारी बिंदुओं को नोट करते चलिएगा, साथ ही साथ आप मेरा भी सहयोग करते चलिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में शिवाजी से संबंधित टॉपिक पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।